नमस्कार, द वायर हिंदी में आपका स्वागत है। हम नॉर्थ ईस्ट डायरी की बात कर रहे हैं। अरुणाचल में, असम में, मणिपुर में, मिजोरम, नागालैंड सभी जगह फ्लड की स्थिति है। बाढ़ आई हुई है, लगातार बारिश हो रही है। नागालैंड में राजनीतिक उठापटक भी जारी है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। सन 2000 से लेकर 2010 तक जितनी भी गैर न्यायिक हत्याएं हुई हैं उनकी जांच के आदेश सीबीआई को दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पेशावत जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। बातचीत की शुरुआत हम करेंगे असम की बाढ़ से। असम में हर साल बाढ़ की घटनाएं हमें सुनाई पड़ती हैं। इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल लगातार हम सिर्फ ये सुनते आ रहे हैं असम में बाढ़ आई, असम में बाढ़ आई। हर साल हम ये घटनाएं सुनते रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल में परसों लैंडस्लाइड हुआ है, नागालैंड में पुल पूरा गिर गया है, लगभग मिजोरम में भी, जी मिजोरम में भी जी, हर जगह इतनी बुरी स्थिति है। हर पूर्वोत्तर का हर राज्य जो है वो इस नेचुरल कैलामिटी की स्थिति से गुजर रहा है। इन सब के बीच में गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये हर साल की एक समस्या जिससे वैसे देखी जाती है, तो उसमें एक तरह की एक वो भी होता है कि चलो दोबारा ये मौसम आ गया। जैसे आप मीडिया की तरफ से भी आप देखिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी देखिएगा, जैसे एक हेल्पलेसनेस है और एक सरेंडर किया हुआ है, जैसे ये नेचुरल कैलामिटी है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप पूरे अच्छे से वो सिचुएशन को आप देखें तो आपको लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। एक नेचुरल कैलामिटी तो है, एक नेचुरल एक फ्यूरी है, लेकिन उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए शॉर्ट टर्म में आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे और किया भी करने की कोशिश में मैं कहूंगी कि ये सोनोवाल गवर्नमेंट का था। जैसे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे दिसंबर 2016 में इन्होंने एक सोनोवाल सरकार ने एक मीटिंग बुलवाई थी ये गुवाहाटी में, सब डिस्ट्रिक्ट के डीसी के। तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था कि ये जितने भी एम्बैकमेंट्स है जिसको आप बंद कहते हैं ना, तो ये जितने की भी रिपेयर हो, जिसकी भी कुछ काम करनी हो, जो ये सारे बंद बहुत पुराने हैं, 1950s के बने हुए हैं। तो इसकी रिपेयरिंग वगैरह का आप एक डेडलाइन दिए जाते हैं कि मार्च 31, 2017। तो उसमें वो डेडलाइन जो है वो जाके अप्रैल 30 का हुआ था 2017। ऐसी डेडलाइंस कई सारे डिपार्टमेंट्स को दी गई थी और साथ में बजट भी अलॉट किए गए थे। तो उसमें ये है कि वो डेडलाइंस नहीं मीट हुए हैं, है ना। तो इसमें 347.67 करोड़ रिलीज किया था अंडर द स्टेट ये डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तहत। हाँ, और ऊपर से ये जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। तो उनको 2007 करोड़ की काम चल रही है माजुली में, जो सोनोवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और जो ये एशिया के एटलीस्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माना जाता है, और ब्रह्मपुत्र के अंदर है। और इनको हर साल बाढ़ की एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। पिछले साल जो राज्य के मुख्य सचिव थे, उन्होंने एक अखबार को बयान देते हुए कहा था कि उन्हें सरकार से जितनी हेल्प मिलनी चाहिए, जितनी मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। पर आप जिस तरह से बता रही हैं, इतना बजट एलोकेशन हुआ है, कोशिशें लगातार जारी हैं, उसके बाद भी जो सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस है, आप देख रहे हैं लगातार फोटोज आते हैं एजेंसी पे, हम लोग देखते हैं दिन भर, रोज शाम हमारे पास नए फोटोज होते हैं। कहीं किसी गाँव में लोग छत पर खड़े हैं, कहीं नाव से जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट इतनी मजबूर है या इतनी बेबस है कि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रही है? नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखिए, पहली बार मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सितंबर 2016 में ये इसरो के जो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, तो इन्होंने पहली बार किसी स्टेट का पहली बार एक ऐसा एक एटलस बनाया जिसमें अब हर गांव का आप मतलब एक आंकड़ा दिए गए हैं। उसमें 1998 से 2015 तक मतलब ये बताया गया कि कितनी इसमें डैमेज हुए हैं, और ऊपर से ये कौन से विलेजेस है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो इसका मतलब इनके पास आंकड़े हैं।
अब ये नहीं कह सकते कि ये मतलब कहीं एक जगह आएगी और एक जगह नहीं आएगी। तो ये बहुत 18 साल की स्टडी हुई है और उसके बाद एक एटलस बनाया गया है। तो ये पहला एटलस है जो इंडिया में बनी है। हाँ, तो इसमें तो इनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो उसको बैंक करते हुए तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे इवैक्यूएशन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये एरिया में होते हैं, तो जो लोग है वहाँ जो निवासी हैं और इनके जो लाइफ स्टॉक है, तो इनको तो आप एक अच्छे मतलब सही सेफ जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो आप करते नहीं हैं। तो उसमें हर साल मानसून आने से पहले आपको पता है, आपके पास सैटेलाइट मैप भी है। तो ये हो सकता था। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये इसमें मैं गवर्नमेंट की कमियां मानूंगी, और पिछले गवर्नमेंट ने भी किया है, तो इस गवर्नमेंट ने भी यही काम किया है। तो मतलब एक बात और है, जैसे सेंटर को, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई एम वेरी पेन बाय द जो लॉसेज और जो लोग सफर कर रहे हैं, पर मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, जो पिछली गवर्नमेंट थी, तरुण गोगोई गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इन्होंने सेंटर को एक प्रपोजल दिया था 1200 करोड़ का कि ये फ्लड रिलीफ के लिए पैकेज, स्पेशल पैकेज, तो वो नहीं माने, उन्होंने दिए नहीं। इस पिछले साल सोनोवाल गवर्नमेंट ने भी 1000 करोड़ के एक पैकेज मतलब सेपरेट, मतलब ये जो इतने डैमेज हुआ है तो उसके लिए वो भी नहीं मिले हैं अभी तक। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप उनके दुख की भागीदारी है, वो समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बेसिक चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे पिछले साल ये हुआ है कि राजनाथ सिंह जी है जो होम मिनिस्टर, इनको भेजा गया वो एरियल सर्वे के लिए, इन्होंने एक रिलीफ कैंप भी विजिट किया, और उसमें हमने तो सुना कि ये रिलीफ कैंप को पूरी ड्रेसअप कर दिया गया है, कि बहुत सारी चीजें दिखाई गई कि ये दिए गए हैं, बट एक्चुअली उसमें नहीं दिया गया। ये मीडिया का रिपोर्ट है। और इस बार जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किरेन रिजिजू जी, जो नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको भी भेजा गया, उन्होंने भी एरियल सर्वे कल असम की शुरू किए है। तो उसमें भी मतलब ये तो होता रहेगा, ये ऐसा नहीं कि पहला बार हो रहा है, ये बाकी स्टेट, बाकी गवर्नमेंट्स ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन इससे आगे जाने की जरूरत है, जो मैं समझती हूँ। जो हम बात कर रहे थे, फ्लड की सिवियरिटी हर साल दर साल बढ़ती जा रही है, और ऐसा नहीं है कि लोगों का नुकसान कम हो रहा है। हर साल उनकी जितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, उनका जब जो उनका सामान है, सब कुछ वो छोड़कर कहीं मेक शिफ्ट कैंप्स में रहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको मुआवजा मिलता है, क्या वो असल में उन तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता, ये तो उनका कितना हेल्प होता है, ये तो नहीं होता है। ये दूसरा पहलू है इन सब का। पर इन सब स्थितियों में आने से पहले, जब हमें पता है कि मानसून के सीजन में इस तरह की परेशानी आने वाली है, तो सोनोवाल सरकार लगातार ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो चीन भेज रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स को। उस सब पर आपकी सोनोवाल जी से बात हुई थी कुछ महीनों पहले, तब उन्होंने इस बारे में आपसे बात की थी। एक्साइटेड थे अबाउट, पर्टिकुलरली अबाउट, हम देखिए, मैं असम से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मैं जब छोटे में से हमने सुने हैं कि एक नदी है चाइना में, हुआंगहो नदी, जो एक जमाने में लोग चाइना सौरो मानते थे, लेकिन इनको इतना एक गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है कि ये फ्लडिंग बंद हो चुका है, कंट्रोल किया गया है। तो उसमें तो ये ब्रह्मपुत्र भी ऐसे हो सकती है, तो हम छोटे से सुने हैं। तो इस बार लेकिन फिर से सुने, तो सोनोवाल जी ने कहा, लेकिन लोग थोड़ा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज तो एम्बेसडर है, वो असम विजिट किया, और उनके बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रिपोर्टर्स को इन्होंने ये बात कही। तो इन्होंने और भी कहा कि एक टीम बनाई जाएगी अभी तुरंत, और ये टीम जाएगी चाइना में, और ये स्टडी करेंगे, और इसके जो मतलब जो इनके जो रिजल्ट्स आएंगे, वो सब ब्रह्मपुत्र के फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। और तो इसमें अब तो सारे प्लानिंग की स्टेज पे ही है जी। हाँ, पर मुझे एक बात लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि एक ठोस, एक परमानेंट सोल्यूशन आए, जिससे मुझे लगता है, क्योंकि एक आप ये जो ड्रेजिंग की बात कर रहे हैं, ये भी एक बात चल रही है कि इसकी नदी जो है, तो इनको जो जितनी सिल्ट है नीचे, इनकी जो रिवर बेड में, हाँ, गार्ड जो है, तो एक गार्ड को निकाल दिया जाए, और साइड में दोनों पार में लगाया के इसमें एक बड़ी सी बंद ही बनाया जाए, लेकिन बंद पे ऊपर रोड होगी, हाईवे होगी, उसी गाद से जो नदी को गहरा करके निकलेगी, उसी गाद से सड़क बनाई जाए, जिससे कि जो कटाव है नदी का, वो
रुके, जिससे जैसे वो erosion ओवरफ्लो, रुके। हाँ जी, हाँ जो जी। तुरंत पानी ऊपर बहकर पहुंच जाता है रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंच जाता है। हाँ, तो ये करने की प्लान है, वो कह रहे हैं। अभी एक एग्रीमेंट भी साइन हुई है अप्रैल में। तो बट अवार्ड ने एक स्टोरी की थी पिछली बार, आई थिंक जुलाई में, 2016 जुलाई में, जब ये बात चल रही थी कि ये होने वाली है, तो उस टाइम बहुत सारे ये एक्सपर्ट से भी बात किए थे। तो उन्होंने कहा था ये बात कि ये सिल्टिंग वन टाइम नहीं हो सकते, ये नदी ऐसी है तो इसको मतलब फ्रिक्वेंटली इसको सिल्टिंग निकालनी होगी, ये जो गार्ड है ये निकालनी होगी। तो इसके बारे में सोचा है कि नहीं, ये मेरे पास जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ड्रेजिंग पहली बार नहीं सोचा जा रहा है। 1975 में ये एक जगह इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये शुरू किया था। फिर 2010 में भी एक रोहमरा करके एक जगह है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और दोनों बार ये रोका दिया, मतलब काम आया इनको इसकी रिजल्ट मिली, लेकिन रोक दिया गया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे। तो ये बहुत बड़ी एक्सपेंसिव, बहुत फंड की जरूरत होगी, और ऐसी एक प्रोजेक्ट है। तो अभी अगले जाके देखेंगे कि ये होता है कि नहीं है, उसमें क्या परमानेंट सोल्यूशन निकलता है कि नहीं। जी, दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अगर उनका कोई सवाल हो तो वो अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में संगीता जी से पूछ सकते हैं। आते हैं अरुणाचल के लैंडस्लाइड पर। अरुणाचल में किरण रिजिजू जी पहुंच चुके हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, वहां लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, किरण रिजिजू जाकर 10 लाख का मुआवजा देकर आए हैं। पर इन सब सिचुएशन से फिर वही बात आती है, ये सिचुएशन आई क्यों, जबकि हम जानते हैं वो हिल टॉप एरिया है, वहां ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा हम बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। जैसे अभी रिसेंटली जो हुआ, ये 14 लोग की जो मतलब मौत हुई लैंडस्लाइड की वजह से। वैसे लैंडस्लाइड में तो लोग मारे जा ही रहे हैं, ये इस टाइम एक्चुअली बारिश इस बार बहुत ज्यादा ही हुआ है, और वहाँ के जो हिल्स है वो थोड़ी सॉफ्ट है, इनकी जो क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड रॉक है, तो ये थोड़ी सॉफ्ट है। तो ये हमारी अरावली जैसे नहीं है, तो ये एक अलग इनकी गठन जो है वो अलग है। तो ये लैंडस्लाइड प्रोन भी कहा जाता है, जो लैंडस्लाइड होती है इसमें। तो ये ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये कहा जाता है, जैसे लोकल मीडिया में ये सब रिपोर्ट आई है कि जहाँ ये हुआ है, एक सागली करके एक सब डिविजन है, ये उसमें कि ये ऐसा हुआ है कि उसमें जो एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रही है, जो पूरी अरुणाचल को घेरेगी, तो उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद उसके वजह से तो इन्होंने रेगुलेशंस, एक प्राइवेट फर्म का काम कर रही है, तो ये रेगुलेशन शायद इन्होंने अच्छी तरह मतलब सारा फॉलो नहीं किया है। बट ये अभी तक एक एलिगेशन है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट को फिर सोचना तो चाहिए, और एक प्रोब तो ऑर्डर करना चाहिए कि कारण क्या है, कि मतलब एकदम से ये कैसे हो चुका है। तो ये लोगों का कहना है, तो ये प्राइवेट फर्म है जो ये इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार को जानकारी है या नहीं है, हमें अभी नहीं पता क्योंकि चीफ मिनिस्टर और ये रिजिजू जी जो ये बयान दे रहे हैं, बट उसमें ये बात नहीं आ रही है। लेकिन लोकल मीडिया रिपोर्ट में, जो हमने वायर के रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इनके लोकल लोगों का ये कहना है कि इस लैंडस्लाइड के पीछे कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्शन है जो हाईवे के लिए किया गया, क्योंकि यही कहना जा रहे हैं कि लोकल लोग की इसको अच्छी तरह से वो हिल को काटा नहीं है, और या तो ज्यादा काटा। एक्चुअली बात ये है, ये जो प्राइवेट फर्म के लोग हैं, तो अपेरेंटली ये लोग लोकल लोगों को एक वार्निंग दे चुके थे कि ये होने वाला है, तो ये लैंडस्लाइड होने वाला है। तो और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म किया, बोले। तो इसलिए पता नहीं अभी आगे जाके क्या निकलेगा, क्या है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये स्टेट गवर्नमेंट को इनको ये जांच तो करानी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पूरे स्टेट को जाएगी, तो उसमें और भी केसेस हो सकते हैं। जी। आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड में जो एक बहुत पुराना ब्रिज था दीमापुर के पास में, दीमापुर का, वो गिरा और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5-6 लोग घायल हो गए, जो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जी,
ये ब्रिज जो था इस बहुत पुराना था और इतना पुराना था कि इसके लिए कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी। जी इसके बारे में डिटेल में बताइए। ये एक्चुअली क्या है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कल हमारे वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक मैगजीन निकलती है, एक्लेक्टिक नॉर्थ ईस्ट, वो वहाँ पे एक रिपोर्टर ने ये बहुत मूवी है ना जाने भी दो यारो तो उनके साथ कंपेयर किया है इसकी पूरी कहानी को। मतलब दुख भरी बात है, लेकिन उसमें भी एक उन्होंने वो ह्यूमर से दिखाया है ये बात। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2015 में ये जो ब्रिज है तो उसका ये ऐसी हालत में थे तो पीडब्ल्यूडी, लोकल पीडब्ल्यूडी जो है, तो उन्होंने उनको एक जांच करनी पड़ी कि इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पे बहुत स्टोन माइनिंग होती है आसपास। तो उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट उनके स्टेट गवर्नमेंट को दाखिल किया और ये कहा कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन ये सारी होनी चाहिए। तो 2015 की बात है, ये 2017 है। तो गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट पे कुछ नहीं किया और उसके बाद पीडब्ल्यूडी क्या करे, तो इन्होंने एक बोर्ड लगाई है कि अगर जो यहाँ से क्रॉस करेगा इस ब्रिज से, अगर कुछ हुआ इनको, ये जिम्मेदार खुद है। अब सोचिए, मतलब अब इस देश में ये भी हो रहा है। और तो ये पुल इतना महत्वपूर्ण था, ये 100 गांवों को जोड़ता है, ये 100 गांवों को जोड़ता है। और अभी ये जो हो रहा है, अभी तो ब्रिज तो गिरी पड़ी है, तो उसमें क्या है कि लोगों ने, आम लोगों को कैसे लूटा है। अब देखिए 30-30 रुपया लेके रास्ता, वो नदी क्रॉस करना पड़ रहा है एक एक जना को, तो ये बोट से लेके जा रहे हैं। 30-30 रुपया देते एक तरफ पास होने के लिए, क्योंकि लोग मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है और ये सरकार की जिम्मेदारी। तो उसमें ये भी बात मतलब आपको एक बार दर्शाता है कि उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए। आप तो ये देख ही रहे, अभी तो हम सबके सामने है, ये तीसरी बार इनकी पॉलिटिकल अपहीवल हुआ है। अब कल शायद नया चीफ मिनिस्टर। मेरा अगला सवाल ये था कि जिस राज्य की जो अस्थिरता है वहाँ की, वहाँ तीसरी बार मुख्यमंत्री बदले थे, 80 साल के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, लगातार उठापटक चलती रहती है। पिछले दिनों जेलियांग ने दावा पेश किया कि वो सरकार बनाना चाहते हैं। अब फ्लोर टेस्ट है कल, इस पर आप क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी तक जब हमारी खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि 11 बजे कल फ्लोर टेस्ट की बात कही जा रही है। कहना है कि ये इंटरनल मामला है पार्टी का। ये तो था ही, ये तो बहुत सरप्राइजिंग एक्चुअली। क्यों आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं देख रहे हैं कि ये गवर्नर आपको बुलाए, फ्लोर टेस्ट करे, तो आप कह रहे हैं कि आपके आपस की मामला है, आपके पार्टी इश्यूज है। तो फाइनली उससे कल एक वो लेटर भी आया गवर्नर के ऑफिस से कि ये आपको करना पड़ेगा। तो अभी तो ये जब लेटेस्ट खबर यही है कि कल फ्लोर टेस्ट की बात चल रही है 11 बजे की, लेकिन शायद ना हो, क्योंकि अभी जो जितने भी वो जो रेबेल एमएलएस थे, वो जो काजीरंगा में रिजॉर्ट में रह रहे थे, तो ये अभी काजीरंगा से शुरू हो गए हैं, ये लोग अब कोहिमा जा रहे हैं ऑन देयर वे। जब हम बात कर रहे हैं वो रास्ते में है अभी। तो अगर वो पहुंचेंगे, शाम तक वो पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद देखते हैं क्या होता है। या तो चीफ मिनिस्टर फ्लोर टेस्ट करे ही ना और ट्रांसफर ऑफ पावर हो, और या तो उसमें कुछ समझौता हो। क्योंकि समझौता की बात इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले रिसेंटली इन्होंने लास्ट 2 दिन पहले एक एनपीएफ की एक बैठक हुई और कोहिमा में। तो इसमें ये तय किया कि जो ये 10 एमएलए थे, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर टी.आर. जिलियांग के इंक्लूडेड, जो सारे थे, जिलियांग भी थे और 9 अदर एमएलए जो थे, इनको सस्पेंड कर दिया था पार्टी से। तो ये सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनके एक ही एमपी जो हैं, नेफू-रियो, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे, और इनका सस्पेंशन जो पिछले साल से चल रहा है वो भी रिवोक हुई है। तो उसमें मुझे लगता है कुछ ट्रूथ तो अंदर, कुछ बात तो चल रही है जो हमें अभी मतलब हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। तो जब तक कल बात सामने आएगी। हमारे पास में कुछ दर्शकों के सवाल हैं। प्रीति कुसुम का सवाल है कि योजनाएं पहले भी बनती रही थी, अब भी हैं, क्या पिछले 3 सालों में बुनियादी स्तर पर कोई काम हुआ है? बुनियादी स्तर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
हाँ, एम्बैकमेंट एक दो जैसे वो हुआ है, रिपेयर वगैरह कुछ हुआ, जैसे डिब्रूगढ़ में हुआ, तो ऐसे कुछ हुई है, पर बातें कुछ आगे बढ़ी है। जैसे ड्रेजिंग के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट हुई है। अब हमें लगता है कि अब स्टडी करेंगे ये। तो अभी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि एक टीम चाइना को भेजेंगे, चाइना में, बट अभी मुझे लग नहीं रहा कि अब ये जो लेंथी प्रोसेस है, तो अभी क्या होगा इसका इतने तुरंत वो नहीं है। लेकिन आप जो बुनियादी तरह से आप नहीं देख रहे, क्योंकि इस बार डेथ टोल भी बहुत ज्यादा है जी। अब तक 50 लोग तकरीबन जान गंवा चुके हैं, और ऊपर से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है ना? तो इसमें लगभग 24 जिले हैं, 17 लाख लोग अफेक्टेड हैं, 53 जानवरों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग, काजीरंगा पार्क का 80% हिस्सा जो है वो अब पानी में डूबा हुआ है। और ऐसा हाल लगातार सभी कलेक्टिव अगर देखें तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में मिलाकर 80 मौतें हो चुकी हैं जो इस बाढ़ की वजह से हुई हैं। एक और सवाल है पलाश बोरा का। उत्तर पूर्व के प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय माना जाता है, लेकिन वहाँ की समस्याएं राष्ट्रीय समस्याएं नहीं मानी जाती। जी। क्या कारण है? मैं एकदम सहमत हूँ इस बात पे। आप काजीरंगा को ही लीजिए। काजीरंगा एक नॉट जस्ट असम के और नॉर्थ ईस्ट के, ये एक इंडिया के एक बहुत प्राइड है कि एक वन हॉर्न राइनो जो है वो वहाँ आपको मिलती है, और इस वजह से आपको इस देश को बहुत सारे टूरिस्ट मिलते हैं, फॉरेन टूरिस्ट मिलते हैं, और बहुत एक प्राइड की बात है। और ये हमारी सिंबल भी रहे स्टेट की। तो उसमें अगर ये मतलब इनको ही हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। और इसमें ही एक सेपरेट पॉलिसी चाहिए, जैसे एक इसमें क्या किया जा सकता है। और ऊपर से एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो काजीरंगा है, तो इसमें जब पानी भर जाती है तो ये इन्होंने गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक कॉरिडोर जो है, नेचुरल कॉरिडोर जो है, वो एक्चुअली उस पर रास्ता जाती है, हाईवे है वो, तो उसमें रोक दिया जाता है और कुछ एक रेगुलेशंस लगाए जाते हैं कि ये सारे वाइल्ड एनिमल जो है पहाड़ में क्रॉस करके, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो वहां घुस जाए और उससे आगे जाके भूटान पहुंचते हैं। ये वो हाईलैंड है ये। लेकिन द पॉइंट इज दैट वो एरिया इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरिया है, जो कई सारे लोग उसमें पोचर भी है। तो बात ये है, मतलब इसमें केसेस आई हैं, ये तो ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, मतलब ये रिपोर्ट हुई है। तो उसमें ये है कि इतने जो तादाद में जाते हैं एनिमल्स, क्या ये वो वापस सारे वापस आते हैं? ये बात भी हाथ में पड़ जाते हैं। ये बात भी सोचने वाली बात है। ऐसा ही सवाल हिमांशु दुबे का भी है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में धारणा है कि भारत में होके भी भारत का नहीं है। ये तो लोगों का बहुत ही पुराना एक खूब है, एक गुस्सा है लोगों में, और हर चीज में, हर बात पे ये जब भी एक सिचुएशन आती है ऐसी, जैसे बाढ़ हुई है, तो उसमें ये बात उभर के आती है दोबारा फिर से। जैसे आप अभी देखेंगे सोशल मीडिया वगैरह में चल रहा है अभी से कि नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई हद तक ये बात सही भी है कि बहुत सारी चीजें होती नहीं है, पर उसमें भी मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, नेशनल मीडिया होती क्या है? जैसे आप कोई नेशनल चीज क्या कुछ होती है ऐसे? जैसे आप देखिए रिसेंटली एक जैसे लोकल न्यूज इनके पेज 1 में आते हैं, जो न्यूज़पेपर्स हम सोचते हैं कि नेशनल मीडिया है, तो मुझे लगता है एक रीजनल मीडिया का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसमें तो ये तो है, इसमें इसका मात्रा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जैसे एक कैलामिटी जैसे एक सिचुएशन होती है, क्राइसिस सिचुएशन होती है, तो उसमें सबको ये बात दोबारा याद तो आती है। जी अब बात करेंगे मणिपुर की। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है कि जितनी भी गैर न्यायिक हत्याएं हुई हैं, जितने भी आरोप लगे हैं सेना पर, असम राइफल्स पर और मणिपुर पुलिस पर, उन सब की सीबीआई जांच होगी 2000 से लेकर 2010 तक, 2012 तक, सॉरी, जो आंकड़ा है 2000 से 12 तक। और ये गैर न्यायिक हत्याओं का आंकड़ा जो मेरे पास है वो है 1528। हाँ, 1528 की इन्होंने पिटिशन दी थी कि ये इन्होंने एलिज किए थे, इन्होंने ये कहा था कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। तो उसमें जो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में जो बात डाली थी, तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने ये इतने केसेस 256 केसेस की जांच करने को सेंटर को कहा था। तो उसमें से और एक बार और भी कहते कि आप जो आर्म फोर्सेस के केसेस है, एलिगेशन है, उसको आप स्टेट पुलिस से सेपरेट करें, तो स्टेट पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें। तो बहुत सारे जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें सब बहुत सारे रिपोर्ट में तो असम राइफल्स और आर्मी और स्टेट पुलिस इनको एक्यूज किया गया है, इनको दोषी ठहराए गए हैं। तो उसमें ये भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सेंटर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आर्मी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस बात को। तो अभी इसमें से 62 केसेस का ही सीबीआई प्रोब किया है, सारे का अभी किया नहीं है।
है। बट पिछले साल इन्होंने एक ये भी कहा था कि बहुत बहुत जरूरी है कि इसका जांच किया जाए, एक डिटेल और इन डेप्थ प्रोब हो। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि अभी 62 केसेस का एटलीस्ट एक सीबीआई का कुछ तो जांच तो होगी, लेकिन पता नहीं, सीबीआई सेंटर के हाथ है। हम और ये जो गवर्नमेंट आप देखें, जो मणिपुर में अब गवर्नमेंट है, ये एक बीजेपी के नेतृत्व में बहुत सारे दो पार्टी और हैं। तो उसमें से एक पार्टी है जो ये एनपीपी जी। तो एनपीपी के जो लीडर, वो पहले बीजेपी में थे और अब एनपीपी के लीडर है, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और वो पहले मणिपुर के डीजीपी रह चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में ये बहुत सारे हुए हैं। तो मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कितना दूर मैं कन्विंस हूँ कि ये सीबीआई रिपोर्ट बहुत जल्दी बढ़ेगी और लोगों को जस्टिस और कुछ मिल जाएगा। तो ये चलेगा, ये कुछ दिन चलेगा, जिससे मेरी धारणा है। मतलब जैसे सीबीआई, हाँ, मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब इतनी आसानी से लोगों को ये वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते रहे हैं, फेक एनकाउंटर की खबरें आती रही हैं। ऐसे में कितना इस चीज से जो लोग हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनको कितना इससे रिलीफ मिलेगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं? जैसे रिलीफ का ये है, जैसे पहले होता था ना, इतने सारे बहुत केसेस जो है 2000 से है, तो 2000 के टाइम के अभी बहुत सारे चेंजेस ग्राउंड पे भी आप देखेंगे। जैसे अप्सपा तो लगा है, अभी भी लगा है और ज्यादातर नोटिस में लगी हुई है त्रिपुरा को छोड़ के। तो उसमें बात ये है कि उसका आर्मी और असम राइफल जो है, तो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन पे इनकी आ गई है। थोड़ा सा पहले जैसा का वो जो अप्सपा इस्तेमाल होती है, वो बहुत थोड़ा एक इनके अंदर एक इंटरनल वो भी है। अब चेंजेस थोड़ी थोड़ी आई है, तो उसमें वजह से भी रिपोर्ट, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वगैरह के जो केसेस है, क्वांटिटी ऑफ केसेस है, वो कम हुए हैं। लेकिन पुराने जो है, उसकी पिछली केसेस जो है, तो इसकी तो जस्टिस तो चाहिए। तो अब लेकिन ये सीबीआई जांच तो आप जानते हैं सीबीआई जांच कितनी देर चलती है इस देश में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी जल्दी किसी को जो राहत मिलेगी, जो जस्टिस मिलेगी, वो सोच रहे हैं, तो वो मुझे कतई नहीं लगता। यानी न्याय की राह अभी और लंबी है। लंबी है जी, लंबी है। आप हमारे साथ रहीं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपसे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।